ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। अगर तुम उड़ नहीं सकते तो दौड़ लगाओ, अगर दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर चल नहीं सकते हो तो रेंगो, मगर जो भी करो तुम्हें आगे बढ़ते रहना है। ये किसने कहा है? मार्टिन लूथर किंग ने कहा है, जूनियर ने। और मैं आप लोगों से हमेशा नहीं कहता हूं कि आप लोग कमियों का रोना मत रोइए। आप लोग कहते हैं ये समस्या है, हमारे पास ये नहीं है। आप जहां हैं, जिस हालत में हैं, उसमें बेहतर क्या कर सकते हैं, उस पर फोकस करिए। अगर कमियों का रोना रोते रहे ना, तो वो जिंदगी भर चलती रहेंगी। चंदन की खेती और पर्यावरण संरक्षण। इस समय आप देख रहे हैं कि पर्यावरण को लेकर खूब चिंताएं हो रही हैं। और आजकल आप देख रहे हैं कि पहले गांव में कहाँ कूलर एसी की जरूरत पड़ती थी। आजकल आप देखते हैं कि गांव गांव में कूलर एसी लगने लगे हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा में झांतालिया और उदयपुर के बांकी एवं सिरोही के जानापुर में चंदन वन विकसित करने और तथा ऐसे ही दूसरे जिलों में भी संभावनाएं तलाशने की पहल महत्वपूर्ण है। राजस्थान के इन क्षेत्रों में चंदन वन विकसित करने का निर्णय लेते हुए यहां पर 30,000 से अधिक पौधे लगाने, उनकी कड़ी सुरक्षा के लिए बाड़बंदी के भी निर्देश दिए गए हैं। वैज्ञानिक तरीके से चंदन के पेड़ों का रोपण, अच्छी गुणवत्ता वाले पौधों का चयन, स्थानीय सुरक्षा तंत्र बनाने और बाड़बंदी के साथ सिंचाई के कारगर तरीके यदि अपनाए जाते हैं तो यह किसानों की आर्थिक समृद्धि के साथ ही राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बहुत बड़ी पहल साबित होगी। गौरतलब है कि चंदन के 90% पेड़ इस समय कर्नाटक और तमिलनाडु में है। कर्नाटक के मैसूर और शिमोगा में चंदन के सर्वाधिक वृक्ष हैं, मगर पिछले कुछ समय के दौरान चंदन के पेड़ लगाने की संभावनाएं महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल में भी तलाशी गई हैं और यहां चंदन के वन सफलतापूर्वक विकसित भी हुए हैं। वहीं पश्चिमी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में भी चंदन के पेड़ उगाने में सफलता मिली है। देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है। इसमें आप देखिए तमिलनाडु है, चेन्नई इसकी राजधानी है। ये केरल है, ये आप देखिए तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। ये कर्नाटक, इसकी राजधानी बेंगलोर है। ये महाराष्ट्र है, मुंबई इसकी राजधानी है। ये आप देखिए मध्य प्रदेश है, भोपाल इसकी राजधानी है। ये राजस्थान है आपका, जयपुर इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। चंदन के पेड़ न केवल आर्थिक रूप से बल्कि पर्यावरणीय दृष्टि से भी यह एक टिकाऊ विकल्प है। ग्रामीण रोजगार के अवसर इससे तेजी से बढ़ सकते हैं, बशर्ते कि सुनियोजित रूप से चंदन के पेड़ लगाने की दिशा में कार्य हों। असल में चंदन के पेड़ वहीं लगते हैं जहां जलवायु उष्ण कटिबंधीय हो और जहां लाल रेतीली मिट्टी हो तथा उन्हें विकास के लिए नीम एवं अमलतास का सहारा मिले। चंदन के पेड़ अच्छी धूप, कम से कम मध्यम वर्षा और 15 से 30 डिग्री बीच के तापमान वाले स्थानों में सबसे अच्छी तरह बढ़ते हैं। और इस दृष्टि से राजस्थान के बांसवाड़ा, बाड़मेर, उदयपुर और सिरोही जिलों में चंदन के पेड़ लगाने की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ इन पेड़ों के लिए तापमान और जलवायु अनुकूल है, क्योंकि सफेद चंदन गर्म और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में पनपता है और इस दृष्टि से पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाके चंदन की खेती के लिए सर्वथा उपयुक्त है। चंदन के पेड़ों के साथ दूसरे पेड़ों का सहारा जरूरी है। इस लिहाज से राजस्थान में नीम और करौंदा जैसे पेड़ काफी हैं। उदयपुर में भी कई स्थानों पर चंदन के पेड़ हैं और उनके पनपने का वैज्ञानिक अध्ययन कर यदि दूसरे स्थानों पर भी इसकी संभावनाएं तलाशी जाती हैं और सही तकनीक से पेड़ उगाने की पहल होती है तो भविष्य में बहुत अच्छे परिणाम आ सकते हैं। और इसी के साथ राजस्थान में कृषि, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। चंदन का एक पेड़ 12 से 15 वर्ष में बड़ा होता है और इससे आसानी से लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त की जा सकती है। राजस्थान में चंदन के पेड़ लगाने की संभावनाएं तलाशना इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि इससे यहाँ के शुष्क क्षेत्रों में मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के साथ रेगिस्तान के फैलाव को रोका जा सकता है। चंदन के पेड़ पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, ये हवा को शुद्ध करते हैं। हालांकि यह कम पानी में उग सकता है, लेकिन प्रारंभिक वर्षों में गर्मी के मौसम में इसे ड्रिप सिंचाई की आवश्यकता होती है। अलवर, भरतपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा और सिरोही जैसे जिलों में चंदन की खेती की काफी अच्छी संभावनाएं हैं और सही वैज्ञानिक प्रबंधन और सुनियोजित रूप से इसे उगाने की दिशा में कार्य हो तो राजस्थान के लिए चंदन की खेती भविष्य में वरदान साबित हो सकती है। और आप देखते हैं कि बाड़मेर जिले में अमरूद, अनार, आंवला और नीम के पेड़ों की छाया में चंदन की
खेती का कुछ स्तरों पर सफल प्रयास भी हुआ भी है। चंदन की खेती से जुड़े विशेषज्ञों के अनुसार चंदन के पेड़ों को अलग लगभग 700 से 800 मिलीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, जबकि राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में प्रायः 400 से 500 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है। मगर इस वर्षा के साथ यदि सिंचाई की प्रभावी व्यवस्था की जाए तो ग्रीष्म और शीत ऋतु में चंदन के पेड़ राजस्थान के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी जीवित रह सकते हैं। चंदन अर्थ जड़ परजीवी है। इसे पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए मेजबान पौधों की आवश्यकता होती है। इनके बिना इसका विकास नहीं हो पाता है। ये पौधे इसलिए भी जरूरी होते हैं कि इनसे चंदन का वृक्ष गर्म हवाओं और विपरीत जलवायु से बचा रहता है। इसके लिए नीम, अमलतास और दूसरे पौधे लगाए जा सकते हैं। चंदन के पेड़ लगाने के दौरान इसकी पंक्तियों के बीच कम से कम 15 फीट और पौधों के बीच कम से कम 12 फीट की दूरी बनाए रखने की सलाह दी जाती है। राजस्थान की तेज लू और शीत ऋतु में हाड़ कपाने वाली सर्दी से बचाने में सहायक वृक्ष मदद करते हैं। इसी के साथ कृषि वैज्ञानिक वहां ड्रिप सिंचाई करने की सलाह देते हैं। दीमक से बचाव के उपाय भी किए जाने जरूरी है, अन्यथा चंदन के पेड़ों को दीमक चाट सकते हैं। इन पेड़ों के लिए प्राकृतिक खाद सबसे अधिक उपयुक्त मानी गई है। पौधों को स्वस्थ रखने के लिए नाइट्रोजन, पोटेशियम, अन्य पोषक तत्वों का संतुलन बनाए रखने के साथ गोबर की खाद मिल जाए तो इससे बहुत अच्छे परिणाम आ सकते हैं। पेड़ों के सूखे पत्ते और पानी भी चंदन के वृक्ष के लिए बहुत उपयोगी है। चंदन केवल महंगा ही नहीं बल्कि भारतीय कानून के तहत संरक्षित वृक्ष भी है। यह सही है कि कोई भी बिना किसी पूर्व अनुमति के निजी भूमि पर इसकी खेती कर सकता है, लेकिन सरकार इसकी कटाई, परिवहन और विपणन को नियंत्रित करती है। वन क्षेत्र अधिनियम 2005 के अनुसार राज्य द्वारा चंदन की लकड़ियों की नीलामी की जाती है और उससे प्राप्त लाभ को किसानों से साझा किया जाता है। हालांकि स्वामित्व उत्पादक के पास ही रहता है। चंदन के पेड़ों की कटाई या विपणन से पहले किसानों को मंजूरी के लिए आवेदन करना होता है। इस प्रक्रिया को पूरे किए बिना इसे कोई बेच नहीं सकता है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि चंदन की तस्करी को रोका जाए और उसकी उचित निगरानी सुनिश्चित की जा सके। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में चंदन की खेती अब किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित नहीं रही और पारंपरिक दक्षिणी क्षेत्रों से निकलकर अब यह राजस्थान अन्य शुष्क क्षेत्रों में तेजी से एक आकर्षक और टिकाऊ कृषि विकल्प के रूप में उभर रही है। और इस दृष्टि से राजस्थान के बाड़मेर, उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा में इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए साझा प्रयासों से चंदन के पेड़ लगाने का प्रयास महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन के कारण शुष्क क्षेत्रों में पारंपरिक खेती इस समय घाटे का सौदा हो रही है। ऐसे में चंदन की खेती राजस्थान जैसे क्षेत्र में पानी की कमी और अधिक तापमान की चुनौतियों का सामना करते हुए भी किसानों को बेहतर लाभ देने वाली एक हरित संपदा बन सकती है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बता सकते हैं आप लोग। बात बेबात। एक व्यक्ति जब किसी दूसरे व्यक्ति को तीसरे व्यक्ति के बारे में दिल खोलकर दिमाग से बताता है तो उसके दो इरादे हो सकते हैं। पहला, हल्के फुल्के हास्य व्यंग में लिपटा वक्त बिताने वाला नजरिया, जैसे गर्मी के मौसम में पानी में नमक चीनी के साथ थोड़ा ज्यादा काली मिर्च डालकर पीना और पिलाना, या दूसरे इरादे के तहत सुनिश्चित करना कि दूसरा व्यक्ति बातचीत की खट्टी और कड़वी प्रतिक्रियाएं तीसरे व्यक्ति तक जरूर पहुंचा दे। कई बार ऐसा होता है कि दूसरों की कुछ बातें या फिर व्यवहार का स्वाद पसंद नहीं आता। हम सीधे सीधे उनके सामने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करने से बचते हैं, डरते हैं, और फिर कुछ समय बाद दूसरे उचित व्यक्ति को वह सब तीसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए चुनते हैं। इस दौरान तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में बात होती है कहीं मिले तो सामान्य बने रहते हैं। छनी हुई असली लगने वाली नकली और नाटकीय मुस्कुराहट थमाते रहते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं और सब ठीक चल रहा है। यह दूसरे व्यक्ति के कानों पर निर्भर करता है कि उनमें कितनी तरह की मेल है और आप देखते हैं उसने क्या क्या और किस किस लहजे में सुना है। कई बार मुंह से कान तक आते आते कोई बात अपना रूप, रंग और स्वाद बदल लेती है। कोई बात सीधे सीधे स्वीकार कर ली जाती है और कई बार लंबे खाबड़ कटीले रास्ते से जख्मी होकर आती है। यह सुनने वाले के पाचन तंत्र पर निर्भर करता है कि वह किस तरह के विचार, उद्गार और प्रतिक्रियाएं हजम कर सकता है। कुछ हिस्सा छोड़ सकता है या पूरा छोड़ सकता है। व्यवहार के अनुसार यह जरूरी है कि बात जिस तरह से कही गई उसे जिस रंग, ढंग और आकार में लिया जाना चाहिए उसी तरह से लिया जा रहा है या नहीं।
यहाँ यह ध्यान रखने की जरूरत है कि पहले व्यक्ति की किसी एक बात को अगर दूसरे और तीसरे व्यक्ति के जरिए चलते हुए चौथे या पांचवें या फिर 10वें व्यक्ति तक पहुंचना है, तो 10वें व्यक्ति तक वह बात पहुंचते पहुंचते क्या अपने मूल स्वरूप और भाव में रह पाती है, या फिर उसमें प्रभावों के स्तर पर तब तक बहुत कुछ बदल चुका होता है। दरअसल दूसरे व्यक्ति द्वारा सुना गया कुछ, सब कुछ या फिर हर कुछ, यानी बेखास बातें इत्मीनान से तीसरे व्यक्ति तक पहुंचा दी गई, तो यह माना जाना चाहिए कि उसकी विचार पाचन शक्ति कमजोर है। या फिर वही सूत्र बीच में आता है कि बात जब मुंह बदलती है तो रूप, भाषा और अर्थ बदल लेती है। बात पर्दे में रहे तो सब बेहतर रहता है, बात एक बार मुंह से निकल जाए तो उसका सफर शुरू हो जाता है। बात रुकती नहीं है, बात से बात निकलती है और उसके कई अर्थ निकाले जाने शुरू होते हैं। ऐसे ऐसे भाव निकल आते हैं जिनके बीज भी उस बात में नहीं होते। बात बढ़ जाती है तो मानवीय रिश्ते साकुचाने लगते हैं, कभी सीमाओं से बाहर जाने लगते हैं, शक के नए घेरे बनने लगते हैं और जिनमें वाद और संवाद परेशान होने लगते हैं। संबंधों की निकटता फिर से दिखाने के लिए कोई बात उस तीसरे व्यक्ति को परोस दी जाती है और जिस तक उन्हें पहुंचाना पहले व्यक्ति का इरादा रहा होगा। यहाँ नए सवाल, शक और अनुमान कांटों की मानंद उगने लगते हैं और वह बात को भुला भी सकता है, लेकिन मानवीय स्वभाव के अनेक कोण उसे उकसाते हैं, बात को नई करवटों में उलझा देते हैं। संबंध उम्मीद और काल्पनिक दलीलों में उलझने लगते हैं और विश्वास कर लिया जाता है कि ऐसा कहा गया होगा। बात को कई बार बात ही बिगाड़ देती है और वक्त मौका ढूंढने लगता है कि आमना सामना हो, कहे गए शब्दों व्यवहार की तब्दीस हो। सोने की चैन खरीदना आसान होता है, लेकिन मुफ्त मिल रहा मन का चैन संभाल कर रखना मुश्किल होता है। इसलिए सलाह यह भी दी जाती है कि किसी के द्वारा किसी भी शैली में कही गई बात तभी सहजता के साथ मानी जानी चाहिए जब वह सामने कही जाए, कहने वाला और सुनने वाला दोनों तैयार हों। व्यवहार का नैसर्गिक पार्ट तो यही है कि किसी के बारे में कुछ कहना जरूरी हो तो उस व्यक्ति से सीधे बात की जाए। अगर उससे की बात का कोई अंश, क्रिया, संदर्भ या व्यवहार पसंद नहीं आता तो उस व्यक्ति को बता भी देना चाहिए ताकि वह व्यक्ति माफी मांग सके और संबंध सामान्य बने रहे और किसी भी तरह या रंग की गलतफहमी का घास उग ही नहीं सके। तीसरे व्यक्ति के माध्यम से गिला या शिकवा, शिकायत में लिपटी अपनी प्रतिक्रिया या विचार प्रकट करना तारीफ के काबिल नहीं माना जा सकता है। अगर ऐसा हो भी गया तो जिसने भी बातें सुन ली हैं उसे वह स्वादिष्ट फल या फिर हलवा समझकर कभी पेश नहीं करना चाहिए। कोई बात जिसके बारे में है उसके साथ संबंध सामान रखने के लिए बात को संभालना बहुत जरूरी है। अगर बात को बेबात बनाकर या उसकी शक्ल बदलकर या उसमें नाहक कुछ बातें जोड़कर यानी उसका स्वरूप बदलकर उससे उस व्यक्ति तक पहुंचा दी गई तो उसे कतई विश्वास नहीं करना चाहिए कि ऐसा वैसा कहा गया होगा। मानने की नौबत आती है तो उसी बात को मानना चाहिए जो हमारी आंखों के सामने हो, हमारे मैल रहित कान सुन रहे हो। वास्तव में हम 3 जिंदगियां जीते हैं, अन्य लोगों के लिए, अपने कुछ खास लोगों के लिए और तीसरी गोपनीय जिंदगी। शायद इसलिए कितनी बार बात दरअसल बेबात हो जाती है और आप देखते हैं कि आप कहते कुछ हैं और पहुंच कुछ और बात जाती है। और आजकल हर कोई अपने हिसाब से बातें कहता है, समझ रहे हैं आप लोग। उसके हिसाब से जो उसके फायदे के लिए रहता है वही बातें वो चुनता है, वही पहुंचाता है। आपने कही कुछ और बात है, पहुंचा कुछ और, दी गई बात, समझ रहे हैं आप लोग। काट छांट के बातें पहुंचाई जाती हैं, ये भी आपने देखा होगा रिश्तों में। तो ध्यान रखिएगा, जो भी बोलना है सामने बोलिए भैया, शिकायत हो चाहे तारीफ हो। ये आप देखिए छोटी छोटी टिप्पणियां हैं। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती है, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। विकल्प की ऊर्जा, इस समय आप देख रहे हैं कि दुनिया भर में बड़ी अशांति फैली हुई है ना। ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है, ये चाइना है, दक्षिण कोरिया, ये जापान, ये रूस, यूक्रेन, ये आप लोगों को इराक देखने को मिल जाएगा। ये है इराक, ये ईरान है, तेहरान इसकी राजधानी है। यहाँ फारस की खाड़ी देखने को मिल जाएगी, ओमान की खाड़ी, यहाँ आप लोगों को हॉर्मुज जलडमरू देखने को मिल जाएगी। ये संयुक्त अरब अमीरात है, ये इजराइल है, भूमध्य सागर है, लाल सागर है। और यहाँ आप लोगों को यूएसए देखने को मिल जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात कर रहा हूँ, वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको।
ईरान पर अमेरिका इजरायल के साझा हमले के बाद समूचे मध्य पूर्व के इलाके में जैसे जटिल हालात पैदा हुए, उसका स्वाभाविक असर वैश्विक पैमाने पर ऊर्जा की आपूर्ति पर पड़ा है। हालांकि जब दोनों पक्षों के बीच 14 दिनों की युद्ध विराम की घोषणा हुई थी, तब उम्मीद जगी थी कि अब शायद ईरान हॉर्मुज जलमार्ग को भी खोल दे और कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बहाल हो, मगर उसके बाद ईरान अमेरिका के बीच हुई शांति वार्ता नाकाम रही और इसी के साथ हॉर्मुज जलमार्ग की बहाली की उम्मीद एक बार फिर मंद पड़ गई। आज हालत यह है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव और आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने का जिन देशों पर ज्यादा असर पड़ा है, वे अब ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर विचार कर रहे हैं। गौरतलब है कि हॉर्मुज जलमार्ग बाधित होने के बाद तेल और गैस की व्यापक कमी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में कहा कि रसोई गैस के विकल्प के रूप में बायोगैस सहित अन्य वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को हर हाल में बढ़ावा दिया जाए। दरअसल हॉर्मुज जलमार्ग से वैश्विक जरूरत के 20 से 25% तेल और गैस की आपूर्ति होती है। भारत भी उन देशों में शामिल है जिनकी खासी निर्भरता वहां से आने वाली ऊर्जा स्रोतों पर है। यही वजह है कि ईरान ने जब से हॉर्मुज जलमार्ग से जहाजों की आवाजाही पर रोक लगाई है, उसके बाद अमेरिका ने नाकाबंदी की, तब से देश घरेलू गैस और पेट्रोल डीजल की व्यापक कमी का सामना कर रहा है। यूं इस बीच सरकार ने रूस से तेल खरीद के रास्ते तैयार करने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका के रोक की वजह से उसमें भी कई अड़चनें पेश आ रही हैं। ऐसे में फिलहाल सबसे बेहतर उपाय यही है कि दूसरे देशों पर निर्भरता को कम करने के लिए देश में ही वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का ढांचा तैयार किया जाए। और इस लिहाज से देखें तो देश में बायोगैस सहित अन्य ऊर्जा स्रोतों की जमीन मजबूत होती है, तो यह न केवल तत्कालिक स्तर पर समस्या का सामना करने के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा, बल्कि यह दूरगामी स्तर पर देश के व्यापक हित में होगा। पश्चिम एशिया में एक और अमेरिका के रुख तो दूसरी ओर ईरान के जवाबी रवैये की वजह से न केवल भारत बल्कि दुनिया के बहुत सारे देशों के सामने संकट धीरे धीरे गहरा रहा है। शायद इसलिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के कार्यकारी निदेशक ने दुनिया को यह चेतावनी दी कि अगर हॉर्मुज जलमार्ग पूरी तरह और बिना किसी शर्त के जल्द नहीं खुला तो दुनिया जल्द ही रेड जोन में प्रवेश कर सकती है, जहां तेल आपूर्ति सामान मांग को भी संभालने में पूरी तरह असमर्थ हो जाएगी। समस्या है कि एक और अमेरिका और इजरायल का सामना करने के क्रम में ईरान हॉर्मुज जलमार्ग को बाधित करने को एक कारगर रणनीति के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और इसे खोलने के लिए अमेरिका के कदम पीछे हटाने की शर्त रख रहा है। वहीं अमेरिका ने इस इलाके में नाकाबंदी करके अपना दबाव बनाया हुआ है। इस टकराव के बीच ना तो शांति वार्ता की कोई सूरत बन रही है, न ही हॉर्मुज जलमार्ग के तुरंत खुलने की संभावना बन रही है। ऐसे में बेहतर यही है कि तेल और गैस के लिए अन्य देशों के साथ सहयोग के रास्ते बनाने के साथ ही देश के भीतर ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक स्रोतों को बढ़ावा दिया जाए। बाकी देखते हैं क्या होता है। गर्मी की मार इस समय आप देख रहे हैं कि गर्मी बहुत है, ध्यान रखिए, ख्याल रखिए अपना। उत्तर मध्य भारत के 10 से अधिक राज्य इन दिनों भीषण गर्मी से तप रहे हैं। अधिकांश स्थानों पर पारा 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा पहुंचा है। लोग गर्मी से निजात पाने के लिए मैदान से पहाड़ की ओर जाते हैं, लेकिन अब कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में भी लू चलने जैसी स्थिति पैदा हो गई। उत्तर प्रदेश के बांदा में जहां अधिकतम तापमान 47 डिग्री को पार कर गया, वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गुरुवार की रात पिछले 14 वर्षों में सबसे गर्म रही। बढ़ते तापमान की तपिश ने न केवल आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी, बल्कि इससे कृषि कार्य भी प्रभावित हो रहा है और कई जगह फसलों को नुकसान हो रहा है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि हर साल मौसम में इतना ज्यादा उतार चढ़ाव कि आखिर क्यों हो रहा है। जाहिर है कि यह जलवायु परिवर्तन बढ़ते वैश्विक ताप का ही नतीजा है और जिससे मौसम का प्राकृतिक चक्र प्रभावित हो रहा है। हम लोग देख रहे हैं पेड़ साफ करते जा रहे हैं, पेड़ काटते जा रहे हैं। पहले अपने आसपास कितने पेड़ हुआ करते थे, लेकिन आज देख लीजिए आप लोग, तापमान का बढ़ना सिर्फ मनुष्य और अन्य जीव जंतुओं को शारीरिक रूप से ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि इसका असर व्यापक होता है। अत्यधिक गर्मी से प्राकृतिक जल स्रोत सूखने लगते हैं, जिससे पेयजल संकट पैदा हो जाता है। सिंचाई के बिना फसलें बर्बाद हो जाती हैं और कई दफा बुआई का कार्य भी प्रभावित होता है। यही नहीं, झुलसा देने वाली गर्मी के कारण लोग घरों से कम निकलते हैं और बाजारों में की रौनक गायब हो जाती है। नतीजतन व्यापारिक गतिविधियां सुस्त पड़ जाती हैं और इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। गर्मी की सबसे ज्यादा मार गरीब तबकों को ही झेलनी पड़ती है और जिनके पास संसाधनों की कमी होती है। सरकार की ओर से ऐसे लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। इस बात पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि आखिर मैदान के साथ अब पहाड़ भी क्यों तपने लगे। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की अंधाधुंध कटाई, अवैज्ञानिक तरीके से खनन और
पर्यटक वाहनों के बढ़ते दबाव से स्थानीय मौसम चक्र में बदलाव हो रहा है। ऐसे में अगर अब भी हम नहीं संभले तो निकट भविष्य में इसका परिणाम भयावह हो सकता है। बाकी आप लोग बताइए अपनी राय। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।